Hello everyone, welcome to Bind EduTech. करंट इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज उसमें हम लोग कार्बन कलर कोड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर प्रॉपर वे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन कलर कोड का ये जो कोडिंग है इसको डिकोड करते हैं और इसके विषय में पहले हम लोग लिखते हैं। जैसे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डिजिट्स को बता रहा है। यहाँ पर हम लोग कलर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर डेसिमल, मल्टीप्लायर और यहाँ पर टॉलरेंस। ये देखिए हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कलर्स का नंबरिंग किए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्लैक, उसके बाद आता है ब्राउन, रेड, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y येलो, उसके बाद आता है ग्रीन 6 नंबर में। इस ब्रिटेन का B को लीजिए, ब्लू, वायलेट, उसके बाद आएगा ग्रे, उसके बाद आएगा वाइट एंड उसके बाद वीना कलर का गोल्ड है, सिल्वर है और नो कलर है। तो देखिए जो जिसका नंबरिंग है उसका डेसिमल मल्टीप्लाई, जैसे इसका 10 का पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। ये तीनों डैश छूट जाएगा। T स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस, तो कम्प्लीटली ये तो डैश छूटता जाएगा। गोल्ड का हो जाएगा ±5%, ±10% एंड ±20%। देखिए ये जो टेबल बना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड डिफिनेट तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस टेबल के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू कार्बन कलर कोड। इसको शॉर्ट में यदि आपको याद रखना है तो इसके लिए कोडिंग है आपके सामने, दैट बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace. B.B. Roy of Great Britain has a very good wife wearing gold silver necklace. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा आएगा? मान लीजिए कोई कार्बन कलर कोड है और इस पर आपको कुछ कलर्स ड्रॉ किए हुए हैं, लिखा हुआ है जिससे ब्लू,
रेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रे, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर। तो यहाँ से जैसे ये 4 कलर लिखे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें आपको 4 कलर दिख रहे हैं, ब्लू, रेड, ग्रे, सिल्वर। और यहाँ से यदि आपको बोला जाए कि ये कौन सा इसका कार्बन कलर कोड का वैल्यू क्या होगा या इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए R बराबर लिखेंगे, शुरुआत के जो 2 कलर हैं वो आपको नंबर को, डिजिट को फॉर्म करेंगे। जैसे ब्लू है तो ब्लू 6 है, तो यहाँ पर लिख दिए 6। और रेड है, रेड का 2 है, तो 6 और 2 मिलकर एक नंबर को फॉर्म करेगा एंड दैट इज योर 62। 6 और 2 मिलकर एक नंबर को फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड 62 इंटू ग्रे। अब जैसे ग्रे है तो ग्रे के लिए हम लोग डेसिमल मल्टीप्लायर का यूज करेंगे, जो कि है 10⁸। देखिए जो थर्ड वाला है वो डेसिमल मल्टीप्लायर को बताता है, तो 10⁸। एंड उसके बाद लास्ट में है सिल्वर, जो अंतिम में कलर होता है वो टॉलरेंस को बताता है, और सिल्वर का टॉलरेंस है ±10%। यहाँ से लिखेंगे ±10%। तो R बराबर आ गया 62 इंटू 10⁸ ±10%। 62 इंटू 10⁸ ±10%। अब कभी कभार ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें मान लिया हो सकता है कि आपको ओनली 3 ही कलर रहे, हो सकता है कि तीनों सेम कलर भी रहे, मे बी। पहले मान लीजिए तीनों अलग अलग कलर हैं, चौथा कलर एब्सेंट है। जैसे इसका मान लीजिए ये दिया हुआ है रेड, ब्लू, और ये दिया हुआ है ग्रीन। बस इतना ही है, रेड, ब्लू और ग्रीन। और इसमें यदि आपको बोला जाए कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस का वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, तो जो रेड है, रेड का कलर 2, जो ब्लू है उसका कलर 6, तो 2 और 6 मिलकर बनाएगा 26 इंटू ग्रीन, जैसे आपको दिया हुआ है तो ग्रीन का देखिए 10⁵ है। अब इसके बाद चर्चा होगा टॉलरेंस पर। 4th स्टेज का जो कलर है वो एब्सेंट है, 4th स्टेज का कलर एब्सेंट है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग जब नो कलर रहता है तो लिखेंगे ±20%, ±20%। दैट्स ऑल। ये तो टाइप 2 हो गया। मे बी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों का तीनों कलर यदि सेम कर दिया जाए तो कुछ ऐसे। मान लीजिए 3 कलर है,
और तीनों को सेम कर दिया जाता है। सपोज कीजिए तीनों हो जाए ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, तीनों है ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो नियम कहता है, शुरुआत का जो दो कलर है वो आपको एक नंबर को फॉर्म करेगा, डेसिमल नंबर को, एंड जो थर्ड नंबर का कलर है वो डेसिमल मल्टीप्लायर को बताएगा, और जो फोर्थ स्टेज में जो कलर है वो टॉलरेंस को बताएगा। यदि फोर्थ स्टेज में कोई कलर नहीं रहता है तो उस कंडीशन में वो, यदि फोर्थ स्टेज में कोई कलर नहीं रहता है तो उस कंडीशन में वो अपने आप टॉलरेंस को हम लोग ±20% लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज 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 रेड, ऑरेंज का नंबर 3 होता है, तो शुरुआत के जो दो ऑरेंज हैं 3 और 3 मिल के हो गया 33। शुरुआत का जो दो ऑरेंज है 3 और 3 मिल के हो गया 33 इंटू जो थर्ड ऑरेंज है ये आपको डेसिमल मल्टीप्लायर को बताएगा, और डेसिमल मल्टीप्लायर में आप ऑरेंज का देख सकते हैं 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻3। और फोर्थ स्टेज में कोई कलर नहीं है इसलिए ±20%। 33 इंटू 10⁻3 ±20%। तो ये तो अभी इस प्रकार का क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको कलर दिया हुआ है और डिजिट पूछा जा रहा है। सेम इसी में बाय द वे कभी ऐसा हो कि डिजिट्स दिया हुआ रहे और आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा कलर है ये बताइए, तो आइए हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों पर भी बात करते हैं। देखिए इसमें एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ±65 इंटू 10⁻6 ±10%। 65 इंटू 10⁻6 ±10%। और पूछा जाए आपसे कि ये इसके अंदर या इस कार्बन कलर कोड में कलर्स कौन कौन है और उसका अरेंजमेंट कैसा कैसा है, तो ये 65 है, तो शुरुआत के दो कलर मिलके इस नंबर को फॉर्म करते हैं 6 और 5। देखिए 6 और 5 पे कौन कौन है, 6 पे है ब्लू और 5 पे है ग्रीन, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। 10⁻6 है वो ब्लू है, तो जो थर्ड कलर है वो ब्लू होगा, एंड जो सबसे लास्ट वाला है वो टॉलरेंस को बताता है, उसमें आ जाएगा सिल्वर। तो शुरुआत के जो दो डिजिट्स हैं वो कलर का फॉर्मेशन करेंगे, तो जैसे 65 है तो जो फर्स्ट वाला है वो आपको जो 6 नंबर है दैट्स ब्लू, 5 इज़ ग्रीन, 10⁻6 अगेन ब्लू, एंड लास्ट वाला हो जाएगा सिल्वर। अब इसके बाद नेक्स्ट में सपोज कीजिए मान लीजिए R बराबर 10 इंटू 10⁻0 ±10%। So much strange question. 10 इंटू 10⁻0
±10%। ऐसे क्वेश्चंस में, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें यदि इसका आप चाहें तो आंसर भी निकाल सकते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को डील कर देते हैं, फिर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा वो हम आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो देखिए, R इज इक्वल टू 1 0, तो 1 पे कौन है, ब्राउन, और 0 पे है ब्लैक। ब्राउन फर्स्ट कलर, 0 के लिए ब्लैक। फिर है 10⁻�0, ये डेसिमल मल्टीप्लायर ब्लैक के लिए हो जाएगा, तो ब्राउन ब्लैक ब्लैक सिल्वर, ब्राउन ब्लैक ब्लैक सिल्वर। अब यदि ऐसे प्रश्नों का आप एग्जैक्ट आंसर जानना चाहते हैं कि आंसर आखिर क्या होगा, तो इसके लिए जैसे 10 × 10⁻�0 ±10% है, तो 10⁻�0 उसका वैल्यू 1, और 10 × 1 दैट इज़ 10, तो 10 ±10%। अब 10 का 10% कितना होगा, 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होगा 10 ± 1, तो एक रेसिस्टेंस का रेंज हो जाएगा 10 + 1 ओम, और एक हो जाएगा 10 - 1 ओम, तो 11 ओम, और एक आएगा 9 ओम। तो इसी रेंज में वेरी करेगा रेसिस्टेंस, ये माइनस नहीं है, इस रेंज में रेसिस्टेंस वेरी करेगा। अब इसके बाद ये कार्बन कलर कोड का कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, और इससे ज़्यादा घुमा के तो नहीं पूछ सकता है, जितना भी हो सके मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, for a conductor the relation between current density J, conductivity sigma, and electric field intensity E electric field intensity E is, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो पहला है J बराबर सिग्मा बाई E, दूसरा है J बराबर सिग्मा E, तीसरा है J बराबर E बाई सिग्मा, चौथा है नन ऑफ दिस। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो J होता है दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड ऑल्सो डिफाइंड एज
करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। इस रिलेशन को जब प्रूफ किया जाता है तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से फॉर्मूला आता है J = सिग्मा E। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद यहाँ पे J क्या है, करंट डेंसिटी, I इज़ द करंट, A इज़ द एरिया, सिग्मा कंडक्टिविटी को बता रहा है और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता रहा है। अब कुछ मशीन के बारे में बात किया जा रहा है कि द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ अ सेल। इसका आंसर ये टिक कीजिएगा, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर accurate measurement of EMF of cell is कुछ ऑप्शंस हैं, पहला व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है अमीटर, तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, एंड फोर्थ वन इज वोल्टमीटर। देखिए, किसी भी सेल के EMF के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कोई भी जैसे सेल दिया हुआ है उसका जो EMF होगा दैट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए गिवन इंस्ट्रूमेंट में से किसका यूज करना सही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया हुआ है जैसे आमीटर, तो आमीटर, अच्छा फर्स्ट वन है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं बैलेंस्ड कंडीशन को फाइंड करने के लिए, बैलेंस्ड कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। और उसके बाद आता है आमीटर, आमीटर का यूज करते हैं किसी सर्किट से जो अमाउंट ऑफ करंट पास होता है उसको मेजर करने के लिए आमीटर का यूज करते हैं। तो ये तो दोनों ऊपर से जो दो हैं ये ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे कि ये आंसर नहीं होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक पोटेंशियोमीटर और एक वोल्टमीटर। देखिए, पोटेंशियोमीटर हो या वोल्टमीटर हो, दोनों मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट देने के लिए सबसे सही डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट करता है नल डिफ्लेक्शन पे। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो जीरो डिफ्लेक्शन पर, आप बोल सकते हैं कि जब पोटेंशियोमीटर को सर्किट में लगाते हैं
तो ये ईएमएफ को मेजर करते समय सर्किट से कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर को जब हम लोग लगाते हैं किसी सर्किट में, किसी सेल का ईएमएफ को मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर सर्किट से करंट को ड्रॉ करता है। और यदि करंट ड्रॉ होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि करंट को हम लोग खींचेंगे तो साथ साथ में वोल्टेज भी थोड़ा बहुत उसी प्रोपोर्शन में उससे लीक करेगा, उससे बाहर आएगा, तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे पाएगा। सपोज कीजिए 12 वोल्ट का बैटरी को मेज़र करना है और जैसे ही हम लोगों ने वोल्ट मीटर को लगाया उसने सर्किट से 2 एम्पियर करंट को ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए सर्किट में जो रेसिस्टेंस था उसका वैल्यू है 1 ओम। तो जैसे V इज इक्वल टू होता है IR, I2 R1, तो 2 इंटू 1 2 वोल्ट कम दिखाएगा। मतलब वोल्ट मीटर से जब मेजरमेंट करेंगे तो जो 12 वोल्ट का है वो 10 वोल्ट शो होगा, जबकि यही चीज़ यदि आप पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं तो 12 वोल्ट का ये 12 वोल्ट देगा। ये एक्यूरेट मेजरमेंट को शो करता है और इस मेजरमेंट के समय सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। बैलेंस्ड कंडीशन पे, नल कंडीशन पे वहाँ पर करंट का वैल्यू हो जाता है 0। तो हेंस पोटेंशियोमीटर इज़ more accurate than the voltmeter to measure the EMF of a cell, because while measuring the potential difference it does not take any type of current, does not draw any type of current from the circuit, that's why it gives the accurate measurement। इसके बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ेंगे। और एक और बात, जैसे किसी बॉडी का जो चार्ज है यदि वो फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है और वहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट निकालने बोला जाए तो हम लोग इजीली उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड जो गिवन वैल्यू है उसको लगा देते हैं। बट समटाइम्स इफ current is already given and we just have to calculate the charge, then वैसे प्रश्न में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर आगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी आएगा। तरह तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।